हेलो दोस्तों, मैं आपका साथी मोहित एलम एक बार फिर से। अभी हम चैप्टर 3 के एमसीक्यू करेंगे, ठीक है, ताकि आपको हमारा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। इसलिए चैप्टर 3 के एमसीक्यू हम करने जा रहे हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, कीवेज काटने के लिए किस श्रेणी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कीवेज इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है, घबराना मत। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? कुंजी घाट। कुंजी घाट को काटने के लिए किस श्रेणी का उपयोग किया जाता है? गोल नोच श्रेणी, डायमंड पॉइंट श्रेणी, कैप श्रेणी, फ्लैट श्रेणी। तो हमारी श्रेणी कितनी टाइप की थी? 2 टाइप की। कौन कौन सी? हॉट एंड कोल्ड, ठीक है। हॉट चीजल गर्म कार्यों के लिए यूज की जाती है। कोल्ड चीजल, कोल्ड श्रेणी, ठंडे कार्यों के लिए यूज की जाती है। ठंडी श्रेणी के 4 प्रकार थे, कौन कौन से? गोल नोज, फ्लैट, डायमंड पॉइंट, कैप चीजल, ठीक है, कैप श्रेणी। कैप श्रेणी इसे क्या बोलते हैं? क्रॉस कट श्रेणी, ठीक है। दूसरा नाम क्या है? क्रॉस कट श्रेणी, क्रॉस कट चीजल, ठीक है। हिंदी में ऐसे क्रॉस कट श्रेणी। डायमंड पॉइंट श्रेणी वी आकार की इसकी नोक होती है और वर्गाकार काटने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। गोल नोच श्रेणी बेयरिंग में तेल नलियां काटने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और फ्लैट श्रेणी का, ये फ्लैट श्रेणी मतलब सामान्य श्रेणी, ठीक है, उसका उपयोग किया जाता है बाद के पदार्थ को हटाने के लिए, ठीक है। कैप श्रेणी का उपयोग काटने के लिए और कुंजी घाट काटने के लिए, ठीक है, नॉर्मल काटने के लिए, कुंजी घाट काटने के लिए, कैप कीवेज काटने के लिए उपयोग किया जाता है क्रॉस कट चीजल यानी कैप श्रेणी का। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सुपर इनेमल तारों का गेज खालिस्तान द्वारा मापा जाता है। स्क्रू गेज से, हस्त ड्रिल यानी कि हैंड ड्रिल, इस्पात रूल यानी स्टील रूल, ठीक है। इस्पात रूल को क्या बोलते हैं? स्टील रूल, ठीक है, हमने आराम से पढ़ा था स्टील रूल। तार गेज, तो तारों को तो तार गेज से ही नापेंगे ना, तारों का गेज किसके द्वारा मापा जाता है? तार गेज से, ठीक है। आंसर बी इज द करेक्ट, ठीक है। तारों के रोधन को सामान्यतः खालिस्तान द्वारा हटाया जाता है। रोधन यानी कि रोधन इंसुलेशन, ठीक है। इंसुलेशन को किसके द्वारा हटाया जाता है? केबल को छीलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वायर स्ट्रिपर का। वायर स्ट्रिपर को इसने हिंदी में लिख दिया तार स्ट्रिपर, ठीक है। वायर स्ट्रिपर को हिंदी में क्या लिख दिया? तार स्ट्रिपर, वायर स्ट्रिपर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा हमारा, अगर टेनन सो के दांत घिस गए हो तो उन्हें तेज करने के लिए उसे त्रिभुजाकार फाइल से घिसना चाहिए, उसे टेम्पर किया जाना चाहिए, दांतों को गर्म किया जाना चाहिए, उन्हें जमीन पर घिसना चाहिए। टेनन सो यानी क्या है? आरी। आरी के दांतों को तेज करने के लिए हमें ट्रायंगुलर फाइल का यूज किया करना चाहिए, यानी कि त्रिभुजाकार फाइल से रेती से घिसना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कोई भी आरी है उसके दांतों को तेज करने के लिए त्रिभुजाकार फाइल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, लोहे की चादर को सीधा रखने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। सीधा करने के लिए लोहे की चादर यानी कि शीट मेटल और तारों को सीधा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आरी काटती है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ड्रिलिंग मशीन छेद करने के लिए होती है, ये ऑप्शन नहीं होगा। स्पॉट फाइल माने रेती घिसने काम आती है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मैलेट क्या होता है? लकड़ी का हथौड़ा, लकड़ी का हथौड़ा, ठीक है। चादरों और तारों को सीधा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मैं दोनों साइड से यूज कर लेता हूँ पेन और पेंसिल का, ताकि इधर समझा दिया करूँगा, लिख दिया करूँगा। बेंच वाइज का
आकार व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन है इसका जो मेन है। ठीक है, बेंच वाइज। बेंच वाइज क्या होता है, एक ऐसे टेबल होती है। ठीक है, इस टाइप की टेबल होती है और जिस पे हम जॉब से रिलेटेड काम करते हैं। ठीक है, हम जो भी वर्कशॉप होती है उसमें ये टेबल डाली होती है, उस पर हम काम करते हैं। तो इस टाइप का उसमें औजार सा लगा रहता है जिससे हम इसमें इसका ऐसे हैंडल होता है, हम इसको घुमाते हैं और ये आपस में भिजते चले जाते हैं, खुलते चले जाते हैं। दोनों काम होता है, टाइट करेंगे तो भिजते चले जाएंगे, ठीक है, लूज करेंगे तो खुलते चले जाएंगे। तो ये होता है वाइज, बेंच वाइज। बेंच पे रखा है तो बेंच वाइज। ठीक है, अब बेंच वाइज के आकार व्यक्त किया जाता है। आकार किससे व्यक्त किया जाता है, इसके जबड़ों की चौड़ाई से। जबड़े होते हैं इसके ऐसे। ठीक है, ये इस टाइप के जबड़े होते हैं जिसके बीच में हम जॉब के टुकड़े को ऐसे रखते हैं, पकड़ते हैं और इसको टाइट करते हैं, बिछ जाता है। तो इसके जबड़े की चौड़ाई से इसको व्यक्त किया जाता है कितना खुल सकता है। तो जबड़ों की चौड़ाई से इसके आकार का व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यही है बस इसका बेंच वाइज का क्वेश्चन जो मेन है वो यही आ सकता है, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। ठीक है, डिवाइडर का आकार कैसे व्यक्त किया जाता है, डिवाइडर यानी प्रकार। ठीक है, उसका आकार कैसे व्यक्त किया जाता है, चूल एवं बिंदु के बीच की दूरी से। चूल एवं बिंदु क्या होता है, यही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चूल एवं बिंदु यानी कि एक साइड जो पेंसिल लगी होती है। ठीक है, और एक साइड क्या होता है, इसका नक्को होता है इस टाइप से। ठीक है, तो इसके बीच की ये डिस्टेंस होती है, ये पॉइंट और ये पेंसिल नोक चूल। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस से, चूल एवं बिंदु के बीच की दूरी से डिवाइडर का आकार निकाला जाता है, व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समांतर ब्लॉक्स का उपयोग किया जाता है। ब्लॉक्स का उपयोग, ब्लॉक्स किस लिए लगाए जाते हैं, लगा दिया स्टॉप। ठीक है, सड़क पे देखा होगा ब्लॉक्स लगा देते हैं। ठीक है, दो सड़क होती है ऐसे, बीच में ये ब्लॉक्स लगाया जाता है। किस लिए लगाए जाते हैं, ताकि क्रॉस ना करे या सहारा देने के लिए। ठीक है, कोई चीज है उसको सहारा देने के लिए यहाँ पे हमारे फील्ड में ब्लॉक्स यूज किए जाते हैं सहारा देने के लिए। ठीक है, ये क्रॉस करने के लिए होते हैं सड़कों पे, कि कोई क्रॉस ना करे उसके लिए लगाए जाते हैं। और यहाँ पे चिपिंग के समय जॉब को सहारा देने के लिए, हेक्सा के समय काटते समय जॉब को सहारा देने के लिए, ड्रिलिंग के समय जॉब को सहारा देने के लिए, उपरोक्त तीनों क्रियाओं में जॉब को सहारा देने के लिए। तो उपरोक्त सभी में जॉब को सहारा देने के लिए समांतर ब्लॉक्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पैरेलल ब्लॉक्स का उपयोग, यानी कि एक ब्लॉक से कहाँ सहारा मिलेगा, दो लगाए जाते हैं ऐसे पैरेलल में। ठीक है, जॉब बीच में रखी जाती है तो उसको सहारा देने के लिए, किसी भी चीज को काटने के लिए। ठीक है, जॉब को काटने के लिए या उसको घिसने के लिए, कुछ भी चीज करने के लिए उसको सहारा देने के लिए समांतर ब्लॉक्स यानी पैरेलल ब्लॉक्स का यूज किया जाता है। ठीक है, किसी भी समय उसको जॉब को सहारा देने के लिए ब्लॉक्स का यूज किया जाता है। ठीक है, ड्रिलिंग, कटिंग आदि संक्रियाओं में शीतलक का प्रयोग किया जाता है। केवल जॉब को ठंडा करने के लिए, केवल कटिंग टूल को ठंडा करने के लिए, चिप्स को ठंडा करने के लिए, कटिंग टूल तथा जॉब दोनों को ठंडा करने के लिए। कटिंग टूल और दोनों को ठंडा करने के लिए तो यूज किया जाएगा। अब एक को ठंडा कर दिया, एक गर्म ही रहा तो वो तो खराब हो जाएगा, वो टूट जाएगा जल्दी, क्योंकि गर्म होने पर उसकी कमजोरी हो जाती है ना, कमजोर पड़ती चली जाती चीज कोई भी होती है। लोहा है, गर्म कर देते हैं, पिघल जाता है, कमजोर हो जाता है ना। वैसे कितना सख्त होता है वो पिघल के फिर बहने लग जाता है। तो इस टाइप से दोनों को ठंडा करने के लिए, कटिंग टूल को और जॉब दोनों को ठंडा करने के लिए शीतलक का उपयोग किया जाता है। शीतलक यानी कूलिंग, जो जिससे हम कूलिंग करते हैं, कूलिंग मटेरियल, मटेरियल METERIAL मटेरियल, कूलिंग मटेरियल होता है
शीतलक। ठीक है, नेक्स्ट, पाइप के अंदर की और चूड़ियां काटने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? औजार। ठीक है, अगर छेनी होती यहाँ पे, ये छेनियाँ अगर ऑप्शन में होती तो हम किस पे टिक लगाते? गोल नोच छेनी, क्योंकि इसमें क्या होता है, बेयरिंग में तेल नलियाँ काटने के लिए गोल नोच छेनी का यूज किया जाता है, इसलिए हम गोल नोच छेनी का ऑप्शन ठीक करते। लेकिन यहाँ पे अब छेनी का कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, तो ट्यूबिक कर्तक, डाई, पाइप कर्तक, टैप। टैप आंतरिक चूड़ियां काटने के लिए होता है, और स्टोक एंड डाई, STOC के स्टोक एंड डाई, डाई ये बाहरी आउटर, ठीक है, बाहरी चूड़ियां काटने के लिए यूज किया जाता है, ये याद रखना। टैप आंतरिक चूड़ियां काटने के लिए, और स्टोक एंड डाई बाहरी चूड़ियां काटने के लिए यूज किया जाता है। किसी छिद्र में चूड़ियां काटने के लिए टैप को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने के बाद उसे आधा चक्र वामावर्त दिशा में घुमाया गया है, जिससे कि धातु के चिप्स टूट जाए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप भी कोशिश करो आंसर देने की, या मन में सोचो। धातु के चिप्स टूट जाए। चिप्स क्या होते हैं? जैसे कोई मेटल होती है, उसके ऊपर एक बार खरोच सी आ जाती है, फिर उसको वापस घुमाते हैं ना, तो वो उखड़ती चली जाती है, तो वो चिप्स होते हैं। ठीक है, चूड़ियां काटने के लिए उसके दांतों के चिप्स टूट जाए, इसलिए उसको दक्षिणावर्त यानी कि नीचे की तरफ घुमा के फिर वामावर्त उल्टी दिशा में ऊपर की तरफ ऐसे घुमाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हथौड़े का वर्गीकरण निम्न के आधार पर किया जाता है। हथौड़े का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? फेस के आधार पर व तोल के आधार पर, पिन के आधार पर व तोल के आधार पर, आई होल के आधार पर, हैंडल की सामान्यता आधार पर। मैंने बताया था हथौड़ा होता है ठीक है, हथौड़ा होता है। इसको ये वाला पार्ट फेस, ठीक है, ये बीच वाला पार्ट मिडल, ठीक है, जहां पे ये लकड़ी आके फंसी होती है, ये और ये हिस्सा, ये होता है आई होल, ठीक है, और ये हिस्सा पिन। ठीक है, तो हथौड़े का वर्गीकरण, हैमर का वर्गीकरण किसके आधार पर करेंगे? पिन के आधार पर। पिन और वेट यानी कि तोल, पिन के आधार व तोल के आधार पर हथौड़े का वर्गीकरण करेंगे। ऐसे ही जो हमारा प्लायर होता है, प्लायर का वर्गीकरण किस प्रकार करेंगे? हम प्लास बोल देते हैं, जैसे प्लास, उसका वर्गीकरण उसके आगे की नोक से, या इस टाइप से होता है प्लास, दिखाया भी था मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे गोलदार होता है, क्रॉस होता है। तो ये जो नोज होता है हमारा, नोज के आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि प्लायर कौन सा है हमारा। ठीक है, तो हैमर का पिन के आधार पर, वेट के आधार पर, और प्लायर का नोज के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि उसका आकार, कौन से टाइप का ये हैमर है, कौन से टाइप का प्लायर है। ठीक है, दोनों आप समझ गए अभी। 13 क्वेश्चन, हेक्सा ब्लेड की लंबाई नापी जाती है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक की दूरी, दोनों पिन होल्स के केंद्रों के बीच की दूरी, दोनों पिन होल्स के बाह्य सिरों के बीच की दूरी, दोनों पिन होल्स के भीतरी सिरों के बीच की दूरी। अब देखो हेक्सा ब्लेड आप डायग्राम से ही समझे, इस टाइप की ब्लेड होती है। ठीक है, हेक्सा ब्लेड इस टाइप की ब्लेड होती है। यहाँ पे
ये दांते होते हैं उसके, ठीक है, ऐसे ही नीचे की तरफ दांते, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे होल होता है, ठीक है, और ये लगी रहती है हेक्सा में इस टाइप से, ये हेक्सा होता है, ठीक। यहाँ पे हैंडल होता है, यहाँ पे भी हैंडल होता है, ये होता है काटने के लिए। तो ये जो होल्स होते हैं हेक्सा ब्लेड के होल्स, इनके केंद्र तक की दूरी, यानी कि दोनों पिनों के केंद्रों के बीच की दूरी, हेक्सा ब्लेड की लंबाई, उसे डिसाइड की जाती है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी से हम डिसाइड करते हैं कि हेक्सा ब्लेड की लंबाई क्या है, ठीक है। फाइल की लंबाई नापी जाती है, फाइल यानी रेती, रेती की लंबाई किससे मापी जाती है? रेती बना देते हैं, रेती ऐसे होती है, घरों में अलग टाइप से देखी होगी, मैं यहाँ पे जिस टाइप से देखी उस टाइप से बना देता हूँ। इस टाइप से होती है, ठीक है। ये सिंगल कट रेती, सिंगल कट फाइल, ठीक है। तो पॉइंट से हील, इसके बीच की दूरी, इससे हम फाइल के आकार का निर्धारण करते हैं, ठीक है। फाइल की लंबाई नापी जाती है पॉइंट से हील तक की, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पॉइंट से हील तक। पॉइंट ये वाला, हील वो, ठीक है। ये ब्लेड की लंबाई नापी जाती है, ये इसमें अंदर तक जाया होता है हैंडल तक, तो इससे अरे वहां तक, ठीक है। 15वां क्वेश्चन, चीजल निर्माण में प्रयुक्त धातु है माइल्ड स्टील, कास्ट स्टील, कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। चीजल यानी छेनी, ज्यादातर हमारी जो चीजें है वो हाई कार्बन स्टील से बनी हुई है, उच्च कार्बन इस्पात, ठीक है। हाई कार्बन स्टील से ज्यादातर हमारी चीजें बनी होती है, ठीक है। छेनी पूछा गया है तो छेनी हाई कार्बन स्टील से बनी होती है। उपयोग के पश्चात रेती तथा हेक्सा को जल से धोकर रखना चाहिए, जल से धोकर रखेंगे तो रेती है हाई कार्बन स्टील की है, जंग लग जाएगा, ठीक है। ब्रश से साफ करके रखना चाहिए, ये करेक्ट आंसर। तेल लगाकर रखना चाहिए, ऐसे ही रख देना चाहिए, तेल लगाकर जूता थोड़ी है ना, तेल लगाकर चमक बनी रहेगी उसको, ऐसे ही रख देना चाहिए, नहीं ऐसे नहीं रख देना चाहिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ब्रश से साफ करके उसको रखना चाहिए रेती को। ब्रश से साफ करके क्यों? क्योंकि उस पे रेतते हैं ना, जब रेती से रेतते हैं तो उस पे जो स्मॉल पार्टिकल्स लग जाते हैं, जो कण लग जाते हैं, वो उनको हटा के ब्रश से साफ करके तब रखना चाहिए, ठीक है। जिससे घिसते हैं वो मेटल्स के कण लग जाते हैं। बरसात के दिनों में औजारों को जंग से बचाने के लिए उन्हें कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए, उन पर इनेमल पेंट का लेप कर देना चाहिए, उन्हें प्रयोग ही नहीं करना चाहिए, उन पर मोबिल ऑयल ग्रीस का महीन लेप कर देना चाहिए। उन्हें प्रयोग ही नहीं करना चाहिए, है ना? नहीं, हो ये ऑप्शन ठीक नहीं है। उन पर मोबिल या ग्रीस का महीन लेप कर देना चाहिए जिससे कि वो जंग से बचे रहे, ठीक है। वैसे अगर ऑप्शन बी और डी का कहीं ऑप्शन होता है ना, तो ऑप्शन बी और डी करेक्ट आंसर हो जाते हैं, क्योंकि पेंट करके भी हम ज़्यादातर जंग से बचाते हैं, ठीक है। अच्छा, जंग से बचाने के लिए जो धातुओं पर लेप किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? जस्तीकरण बोलते हैं उस क्रिया को, गैल्वेनाइजिंग, GALVANIZING, गैल्वेनाइजिंग, जस्तीकरण, यानी कि जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिंक धातु की, ठीक है, जिससे कि जंग नहीं लगता, जंग रोधी होती है, ठीक है, जंग रोधी होती है, जस्तीकरण बोलते हैं, या सदलेपन, हाँ
यशद लेपन भी आ सकता है, यशद लेपन, आगे पढ़ेंगे भी आप इसे, यशद लेपन जंग रोधक। ठीक है, तो अगर होता बी और डी का ऑप्शन तो हम उस पर करेक्ट आंसर मांगते हैं, लेकिन अब सिंगल सिंगल है तो ये सबसे करेक्ट आंसर है इसका। उन पर मोबिल ऑयल या ग्रीस का महीन लेप कर देना चाहिए, महीन यानी पतला लेप। ठीक है, 17वां का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हेक्सा ब्लेड तथा कारपेंटर शो ब्लेड के दांतों की सेटिंग करने का मुख्य कारण है ब्लेड की सुंदरता बढ़ाना, कटिंग के समय घर्षण को कम करना, अधिक गहराई वाली कटिंग को सरल बनाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। सुंदरता बढ़ाने के लिए तो किया नहीं जाएगा, कटिंग के समय घर्षण को कम करने के लिए उसके ब्लेडों की सेटिंग की जाती है। सेटिंग माने उसको सही क्रम में एक फिक्स करके सेट किया जाता है, जिससे कि उनके बीच, उनसे जब वो काटते हैं तो घर्षण कम उत्पन्न हो। ठीक है, अच्छा, जंग अगर पूछा जाए कि जंग कैसे लगता है, तो जंग के लिए ऑक्सीजन और वाटर यानी कि नमी, ठीक है, ये दोनों कारक उत्तरदायी होते हैं। ऑक्सीजन और नमी ये दोनों अगर होते हैं तब जंग लगता है, अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन से बचाने के लिए या नमी से बचाने के लिए हम एक चीज करते हैं। ठीक है, अगर एक चीज से भी हम, जैसे आग का था ना, ऑक्सीजन अगर रोक दी या ऊष्मा कम कर दी या फिर हमने ईंधन को हटा दिया तो आग बुझ जाएगी। इसी प्रकार ऑक्सीजन की आपूर्ति कर दी, आपूर्ति को अगर रोक दिया तो जंग नहीं लगेगा, और अगर वाटर की आपूर्ति, नमी की आपूर्ति को रोक दिया तो जंग नहीं लगेगा। अगर ये दोनों मिलेंगे तो जंग लग जाएगा। ठीक है, 18 क्वेश्चन हो गए, अब आगे बढ़ते हैं। 19, माइक्रोमीटर का प्रयोग करने से पहले पूर्व हाथों को भली प्रकार साफ कर लेना चाहिए, अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि को समायोजित कर लेना चाहिए, माइक्रोमीटर को कपड़े से साफ कर लेना चाहिए, या उपरोक्त सभी नहीं, माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि को समायोजित कर लेना चाहिए। माइक्रोमीटर का हाथ साफ करने से क्या मतलब? ठीक है, तो माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि को समायोजित कर लेना चाहिए, यानी कि उसको एक बार 0 पे लगाकर देख लेना चाहिए कि उसमें गैप वैप तो नहीं आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से एक बार देख लेना चाहिए, उसको बोलते हैं शून्य त्रुटि समायोजित कर लेनी चाहिए। स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप नापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। देख, एयर गैप, ठीक है, किसी में एयर गैप आ रहा है तो उसको, उसमें कोई धातु फिल की करके हम, ठीक है, एयर गैप है तो कोई भी चीज हम उसमें फिल करेंगे, भरेंगे, ठीक है, तो वो एयर गैप कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही फिलर गेज, ठीक है, फिलर गेज जो होता है उससे हम एयर गैप नापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। ठीक है, उसमें क्या भरा जाए, फिलर गेज से नापते हैं एयर गैप को, एयर गैप को फिल कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। छोटे तार और केबल को जब वे टर्मिनल के बहुत समीप होते हैं तब उन्हें काटने के लिए जिस टूल का प्रयोग करते हैं वह कहलाता है। अब देखो, सिंपल सी बात है, छोटे तार और केबल है, उनको टर्मिनल के बहुत समीप से काटा जा रहा है। ठीक है, नज़दीक से काट रहे हैं, तो नज़दीक से काटते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एक बार में कट जाए। अब उसी के लगे रहे कहीं ना कहीं तो भिड़ जाएगा, स्पार्किंग हो जाएगी या करंट लग जाएगा। ठीक है, तो आसानी से एक बार में काटने के लिए हमें किसका उपयोग करना चाहिए? इलेक्ट्रिशियन चाकू का नहीं, कैंची का नहीं, संयुक्त प्लायर का नहीं, तिरछा काट प्लायर एक बार में काट देता है, यानी कि साइड कटिंग प्लायर। ठीक है, दो नाम है ना, साइड कटिंग प्लायर और डायगोनल कटिंग प्लायर।
ठीक है। तिरछा कट, तिरछा कटिंग प्लायर और डायगोनल कटिंग प्लायर, ठीक है। तो इसका उपयोग करते हैं हम बहुत समीप से अगर काटना हो केबल या छोटे तारों को, तो तिरछा कट प्लायर का यूज करके हम आसानी से काट देते हैं। गुनिया के कई कार्य है, गुनिया यानी ट्राई स्क्वायर, ठीक है। ट्राई स्क्वायर के बहुत यूजेज है, ये कह रहा है। परंतु गुनिया से कौन सा काम नहीं किया जा सकता। गुनिया किस लिए यूज किया जाता है, कोई चीजें देखने के लिए 90 डिग्री में है, परपेंडिकुलर है, उसको नापने के लिए गुनिया, ठीक है, ऐसे होता है। और ये फिट होता है ऐसे, ये ब्लेड होती है, ये उसका नीचे का हिस्सा होता है, ठीक है, 90 डिग्री जाने के लिए। तो गुनिया का कार्यखंड के सिरे के 90 डिग्री पर रेखाएं अंकित करना, ये कार्य है, ठीक है। ये भी है पृष्ठ की सपाटता की जांच करने के लिए, पैरेलल है या नहीं, ये थोड़ी जांच करेगा, वो तो 90 डिग्री। रेतित पृष्ठ की वर्गता, वर्गता यानी चौकोर, तो चौकोर में 90 डिग्री का ही कोण बनेगा, ठीक है, वो जांचने के लिए। कार्यखंड के पृष्ठों की समांतरता जांच करने के लिए, समांतरता अगर ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो ये दोनों पैरेलल होंगे। अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों पैरेलल होंगे, तो समांतरता जांच हो गई। तो ये कार्य समांतरता जांचने के लिए भी गुनिया का यूज किया जाता है, ट्राई स्क्वायर का, और वर्गता जांच करने के लिए भी, और 90 डिग्री जांच करने के लिए भी। लेकिन परंतु कौन सा काम नहीं किया जाता, पृष्ठ की सपाटता जांच करने के लिए, वो सपाट है या नहीं है, नीचे से ऊबड़ खाबड़ तो नहीं है, ठीक है, ऊंचा नीचा तो नहीं है, वो जांच करने के लिए नहीं यूज किया जाता ट्राई स्क्वायर, ठीक है। 3 कार्य करने के लिए यूज किया जाता है, समांतरता जांच करने के लिए, वर्गता जांच करने के लिए, 90 डिग्री जांच करने के लिए, परपेंडिकुलर जांच करने के लिए, ठीक है, गुनिया का यूज किया जाता है। हैमर का हेड किस सामग्री से बनाया जाता है। हैमर का हेड ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील से, हाई कार्बन स्टील से, नरम इस्पात से, ढलवा लोहे से नहीं, ढलवे लोहे से भी नहीं बनाते, नरम इस्पात सॉफ्ट आयरन से भी नहीं, सॉफ्ट स्टील से भी नहीं बनाते, हाई कार्बन स्टील से भी नहीं बनाते, ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील से। बताया था ना, हैमर के जो हेड होता है उसको, उसके फोर्ज किया होता है, ठीक है, फोर्ज किया होता है, तो फोर्ज कार्बन स्टील से बनाया जाता है। 24वां हमारा क्वेश्चन है, फील्ड सरफेस की स्क्वायरनेस की जांच करने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फील्ड सरफेस की स्क्वायरनेस यानी कि स्क्वायरनेस कैसे, वर्गाकार, ठीक है, स्क्वायरनेस यही तो होगी, स्क्वायरनेस, ठीक है, यानी कि वर्गता, वर्गाकार है या नहीं है वो जांचने के लिए। तो वर्गता परपेंडिकुलर ऐसे होगी, तो ये जांचने के लिए। और ये जांचने के लिए क्या होता है, गुणिया यूज किया जाता है। गुणिया को इंग्लिश में क्या, ट्राई स्क्वायर, तो ट्राई स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, गुणिया, ठीक है। 24वां का, लकड़ी से कील निकालने में किस प्रकार के हैमर का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी से कील निकालने में हमारे पास 2 चीजें थी, 2 टूल थे हमारे, 2 औजार थे जो लकड़ी से पिन निकालने का कार्य करते थे। एक तो क्लो हैमर और दूसरा है पिंसर, ठीक है। याद रखना ये दोनों हमारा क्या होता है, लकड़ी से पिन या कीले बाहर निकालने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो बॉल पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, क्लो हैमर। क्लो हैमर इज द करेक्ट आंसर। लकड़ी से कीले निकालने के लिए क्लो हैमर का यूज किया जाता है। कुंजी मार्ग और खांचे काटने में किस प्रकार की चीजल का प्रयोग किया जाता है। कुंजी मार्ग यानी कि कुंजी मार्ग बताया था, कुंजी घाट, कुंजी मार्ग, की बेज, ठीक है। खांचे काटने के लिए किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया गया है, तब नाम अलग था, अब नाम अलग है उस चीजल का। अब देखो, फ्लैट चीजल सामान्य श्रेणी, ठीक है। क्रॉस कट चीजल वेब श्रेणी। डायमंड पॉइंट चीजल ये वर्गाकार काटने के लिए। हाफ राउंड नोज चीजल
ये बॉल बेयरिंग में तेल नलियाँ काटने के लिए। तो क्रॉस कट चीजल जिसे वेब चीजल बोलते थे, यही वही क्वेश्चन चेंज करके आ गया, वेब चीजल। ठीक है, तो कुंजी घाट और खांचे काटने के लिए वेब चीजल यानी क्रॉस कट चीजल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ड्रिलिंग वर्क समाप्त होने पर सॉकेट से ड्रिल को आसानी से निकालने में किसका प्रयोग किया जाता है? सॉकेट से ड्रिल को आसानी से निकालने में किसका प्रयोग किया जाता है? टैंक का, ड्रिफ्ट का, स्लीव का, ड्रिल चक का। ड्रिल चक। ठीक है, ड्रिल चक का उपयोग किया जाता है आसानी से निकालने के लिए। एक टैप सेट में कितने टैप होते हैं? टैप सेट पता होगा ना? टैप किसी पाइप की आंतरिक चूड़ियां काटने के लिए टैप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, टैप का उपयोग किया जाता है। और जो बाहरी चूड़ियां होती है वो किसके द्वारा काटी जाती है? बाहरी चूड़ियां काटने के लिए यूज किया जाता है स्टोक एंड डाई का। ठीक है, स्टोक एंड डाई। ठीक है, तो याद रखना एक टैप सेट में कितने टैप होते हैं? एक टैप सेट में 3 टैप सेट होते हैं। ठीक है, 3 टाइप के टैप सेट होते हैं। उसमें मतलब अंदर की वो पाइप के अंदर की चूड़ियां निकालने के लिए 3 टैप होते हैं। तो टैप सेट पूरे टैप को बोला जाएगा। कितने प्रकार के टैप होते हैं? जैसे प्लायर सेट में 5 टाइप के प्लायर होंगे। ठीक है, जो आपने पढ़ाए हुए हैं। धातु की पतली चादरों को काटने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पतली चादरों को काटने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता था? कटिंग प्लायर? नहीं, पतली चादरों को काटने के लिए। ठीक है, ये वायर काटने के लिए, एल्यूमिनियम कॉपर की वायर काटने के लिए कटिंग प्लायर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फ्लैट नोज प्लायर ये पतले स्थानों पर प्रयोग किया जाता है। चीजल छेनी है, वो भी काटने के लिए प्रयोग की जाती है, लेकिन वो छीलने के लिए ज्यादातर। ठीक है, बड़ी मोटी शीट मेटल को काटने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो स्ट्रेट स्निप जो है हमारी, वो धातु की पतली चादरों को काटने के लिए यूज की जाती है। स्ट्रेट स्निप कितने टाइप की थी? स्निप्स थी 2 टाइप की, स्ट्रेट और बेंट। सीधी स्निप और वक्राकार स्निप। ठीक है, सीधी स्निप में सीधी काटेगी, वक्राकार में गोलाई में काटेगी। ठीक है, तो धातु की पतली चादरों को काटने के लिए स्ट्रेट स्निप का उपयोग किया जाता है। जहां उंगलियां नहीं पहुंचती हो वहां छोटी वस्तुओं को पकड़ने के लिए किस प्रकार के औजार का इस्तेमाल किया जाता है? फ्लैट नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर, साइड कटिंग प्लायर, राउंड नोज प्लायर। जहां छोटी उंगलियां नहीं पहुंचती हो, फार फ्रॉम द हैंड्स रीच, वहां छोटी वस्तुओं को पकड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सोचो, बताया हुआ है। अरे आसान सा है। फ्लैट नोज, फ्लैट क्या होता है? पतला। ठीक है, फ्लैट सीधा पतला, तो ये पतले स्थानों पे प्रयोग किया जाएगा। लॉन्ग नोज लंबी नाक वाला, तो लंबी नाक वाला जो छोटी दूर है तो लंबी नाक वाला यूज किया जाएगा, तो फ्लैट नोज आंसर आएगा। राउंड नोज ये डायगोनल कटिंग प्लायर काटने के लिए साइड कटिंग प्लायर बोलते हैं। राउंड नोज प्लायर जिसका गोल मुंह लूप बनाने के लिए राउंड नोज प्लायर, लूप या हुक बनाने के लिए। ठीक है, तो याद रखना। इनसाइड कैलिपर का माप स्थानांतरित करने के लिए किस औजार का इस्तेमाल होता है? इनसाइड कैलिपर का माप स्थानांतरित करने के लिए, माप स्थानांतरित यानी हमने जो भी मापा है, जो मेजर किया है कैलिपर से, कैलिपर इस टाइप का था। ठीक है, उससे हम जो भी मेजर करते हैं कि भाई ये डिस्टेंस आई, इतनी डिस्टेंस आई, उसको हम किस पे डिनोट करते हैं? अब ऐसे तो पता नहीं चल रहा कि कितनी डिस्टेंस है ये। ठीक है, उसको हम स्टील रूल पर देखते हैं कि
ये कितने डिस्टेंस है इसकी। स्टील रूल क्या होता है, स्टील रूल ये रहा, इस्पात रूल, स्टील रूल इस्पात रूल। ठीक है, हिंदी में भी आ सकता है जैसे पीछे आया था इस्पात रूल, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इलेक्ट्रिशियन किस प्रकार के पेचकस प्रयोग करते हैं। किस प्रकार के पेचकस प्रयोग करते हैं भाई। हम तो नॉर्मल पेचकस प्रयोग करते हैं, भारी कार्य पेचकस, हल्की कार्य पेचकस, तारे अग्र शीर्ष पेचकस सेट, लचीला पेचकस। नहीं, हल्के पेचकस यूज करते हैं इलेक्ट्रिशियन, हल्के पेचकस यूज करते हैं। ठीक है, हल्की कार्य वाले पेचकस। हेक्सा ब्लेड निम्न में से किससे बना होता है बताओ। मृदुल इस्पात से, उच्च कार्बन इस्पात से, स्टेनलेस इस्पात से, कार्बाइड इस्पात से, बताओ। हेक्सा ब्लेड। हमारे ज्यादातर औजार किससे बने हैं, हाई कार्बन स्टील। ठीक है, हाई कार्बन स्टील, हिंदी में उच्च कार्बन इस्पात। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, सी, हेक्सा ब्लेड उच्च कार्बन। हेक्सा ब्लेड जानते होगे, ये ब्लेड, ये उच्च कार्बन इस्पात से बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मार्किंग टूल नहीं है। इनमें से कौन सा मार्किंग टूल नहीं है। अब मार्किंग जो निशान लगाने के लिए यूज किया जाता है मार्किंग टूल वो होते हैं। ठीक है, अब हमें पहचानना कौन सा है कि मार्किंग टूल कौन कौन से है। ठीक है, जो नहीं है वो तो अलग ही हो जाएगा, जो है वो पहचान लेते हैं। स्क्राइबर किस तरह यूज होता है, पेंसिल की तरह, पेंसिल की तरह स्क्राइबर यूज होता है, तो स्क्राइबर है हमारा ऑप्शन ए है। डिवाइडर से भी ऐसे मापा जाता है कि कितना गोल सर्कल, ठीक है, सर्कल वगैरह देखा जाता है, वर्ग वगैरह का निशान लगाया जाता है, तो ये भी मार्किंग टूल हो गया डिवाइडर। स्निप काटने के लिए यूज की जाती है, अभी तो पढ़ाए थे, सीधी स्निप, स्ट्रेट स्निप, बैंड स्निप, वक्राकार स्निप। और पंच भी मार्किंग टूल है, निशान लगा के फिर उसके ऊपर ड्रिल बीट से छेद करने के लिए, तो स्निप हमारा आंसर आ जाएगा। ये तीनों मार्किंग टूल्स है। स्निप हमारा काटने वाला टूल है, कटिंग टूल। ठीक है, काटने वाला औजार, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ड्रिल बिट का वह भाग जिसे पकड़कर ड्रिल मशीन द्वारा चलाया जाता है कहलाता है। ड्रिल बिट का वह भाग जिसे ड्रिल मशीन द्वारा पकड़ के और फिर चलाया जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, बिट जिसे पकड़कर, बिट, ब्लू, फ्लूट, टिप, शेंक होता है हमारा। शेंक जो होता है हिस्सा वो बिट का ऐसे होती है बिट। मैं थोड़ा सा बना देता हूँ डायग्राम सा ताकि समझ में आ जाए। और ये आगे के ये गोलाई सी होती है। ठीक है, इस टाइप से मतलब बिट होती है, क्रॉस रहती है। ये वाला हिस्सा मशीन में पकड़ा जाता है, ठीक है, जिससे चलाई जाती है। तो ये जो हिस्सा होता है ये शेंक कहलाता है। ठीक है, शेंक को पकड़कर मशीन के द्वारा चलाया जाता है। बिट आगे का होता है। ठीक है, आगे वाला हिस्सा बिट का होता है। सेंटर पंच का बिंदु कोण कितना होता है। सेंटर पंच का जो सेंटर में किया जाता है, तो सेंटर पंच का बिंदु कोण कितना होगा बताओ। कई कई प्रकार के पंच थे, हमने पढ़े थे जो सेंटर पंच बताओ, सेंटर पंच। सेंटर पंच 90 डिग्री, याद आया। सेंटर पंच 90 डिग्री।
अरे सेंटर में हो गया, सीधी सी बात है। सेंटर में 90 डिग्री का कौन, डॉट पंच, ठीक है। अलग टाइप के पंच काफी थे, तो सेंटर पंच हमारा 90 डिग्री का होता है मोस्टली, यही पूछा जाता है, ठीक है। डॉट पंच छोटा सा होता है, वो 30 डिग्री का होता है डॉट पंच। निम्न में से हथौड़े का भाग नहीं है, फेस, पिन, शेंक, हैंडल। निम्न में से हथौड़े का भाग नहीं है, कौन सा हथौड़े का भाग नहीं है? फेस भी होता है, हमने पढ़ा था, फेस, आई होल, मिडल, पिन और हैंडल। हैंडल भी होता है, फेस भी होता है, पिन भी होता है, शेंक नहीं होता। शेंक हमारा बिट का हिस्सा है, जो जिससे पकड़ के ड्रिल किया जाता है, तो वो नहीं है, भाग नहीं है शेंक, ठीक है। ये तीनों भाग है हथौड़े का, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना है, पजल मत हो जाना। निम्न में से किस टूल का उपयोग ऊर्ध्व रेखा खींचने में किया जाता है? निम्न में से किस टूल का उपयोग ऊर्ध्व रेखा खींचने में किया जाता है? वायर गेज, वायर मापता है। मापन टैप, मापता है कुछ ना कुछ। कटिंग प्लायर, काटता है। तो साहुल ही हो गया हमारा ना, रेखा खींचने के लिए। निम्न में से किस टूल का उपयोग ऊर्ध्व रेखा खींचने में? कटिंग टूल से काटा जाता है, वायर गेज से, साहुल ही सही है। साहुल आंसर इज द करेक्ट। साहुल से मापा जाएगा, वो ऊर्ध्व रेखा खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। मापन सेट तो मापेगा, वायर गेज है तो वो वायर के उसकी त्रिज्या को मापता है वायर गेज, ठीक है। साहुल है वो ऊर्ध्व रेखा खींचने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। मार्किंग टूल है साहुल। ये 39 क्वेश्चन हो गए हमारे। नेक्स्ट 40वां हमारा क्वेश्चन है, सीमेंट कंक्रीट की दीवार में छेद निकालने हेतु किस टूल का उपयोग किया जाता है? सीमेंट या कंक्रीट की दीवारों में, छतों में छेद करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पोकर क्या होता है? सुम्बा, पोकर, ब्रॉडर टूल। उसका उपयोग लकड़ी में छेद करने से पहले निशान लगाने के लिए। पेचकस, पेच कसने के लिए या लूज करने के लिए। जिमलेट, ये भी लकड़ी में छेद करने के लिए होता है। रावल प्लग टूल, ये सीमेंट या कंक्रीट की दीवारों में छेद करने के लिए या छतों में छेद करने के लिए यूज किया जाता है, रावल प्लग टूल, ठीक है। बस इतना ही अंतर है। जिमलेट लकड़ी में प्रयोग किया जाता है, लकड़ी में छेद करने के लिए। रावल प्लग टूल दीवारों में और छतों में छेद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किस टूल का उपयोग पेंसिल के समान किया जाता है? पढ़ा था अभी हमने, स्क्राइबर। स्क्राइबर हमारा पेंसिल की तरह यूज होता है निशान लगाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टूल का उपयोग लकड़ी की फिटिंग में पेच कसने से पूर्व पेच के लिए एक छोटा खांचा बनाने के लिए किया जाता है? ठीक है, छोटा खांचा बनाने के लिए। छेद करने के लिए तो जिमलेट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन छोटा खांचा बनाने के लिए पेच कसने से पहले पोकर का यूज किया जाएगा, ठीक है, पोकर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पोकर का दूसरा नाम ब्रॉडर टूल या सुम्बा, ठीक है, ब्रॉडर टूल या सुम्बा, सुम्बा, ब्रॉडर टूल या सुम्बा। किस टूल का उपयोग केबलों के सिरों पर लगाए गए टर्मिनल को बैठाने के लिए किया जाता है? सीधी सी बात है, लग लगाने के लिए। टर्मिनल को बैठाने के लिए, लग लगाने के लिए बताया था ना मैंने, ऐसे करके लग लगाते हैं तो फिट हो जाता है, हिलता नहीं है। तो टर्मिनल को बिल्कुल फिक्स करने के लिए, लग लगाने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है, ये पूछ रहा है। वायर स्ट्रिपर क्या होता है? तारों को छीलने के लिए। स्निप क्या होता है? काटने के लिए पतली चादरों को। वाइस क्या होता है? जब वो जबड़ा सा होता है वाइस, ठीक है, जॉब को पकड़ने के लिए। क्रिम्पिंग टूल, ये इसका आंसर है। क्रिम्पिंग टूल से लग लगाते हैं केबलों के सिरों पर, लग लगाने के लिए या टर्मिनल को बैठाने के लिए क्रिम्पिंग टूल का उपयोग किया जाता है। पतली धात्विक शीटों को काटने वाली कैंची कहलाती है। रिंच क्या होता है? पाइप रिंच हमने देखा होगा, ठीक है, पकड़ने के लिए यूज किया जाता है, कसने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, लूज करने के लिए। पतली धात्विक शीटों को काटने के लिए
धात्विक शीटें अभी पहले बताई थी, पतली धात्विक शीटों को काटने के लिए स्निप का यूज किया जाता है, स्ट्रेट स्निप और बेंड स्निप। ठीक है। ड्रिल मशीन छेद करने के लिए, वाइस पकड़ने के लिए, रिंच कसने और खोलने के लिए, स्निप काटने के लिए। ठीक है। पतली धात्विक शीटों को काटने के लिए ऐसे भी आप पहचान सकते हो कि ये इसमें पूछ रहा है काटने के लिए, तो रिंच क्या होता है, कसता है वह खोलता है। वाइस क्या होता है, जबड़ा सा होता है पकड़ता है वो, बेंच वाइस, बेंच पे लगा होता है ये वाइस। ड्रिल मशीन छेद करने के लिए यूज की जाती है, तो काटने के लिए कौन सी बच गई, स्निप्स बच गई। निम्न चित्र में से किस टूल को दर्शाया गया है, ये कौन सा टूल, प्लायर है, इतना पता चल गया, इससे ही पता चल जाता है प्लायर है। लेकिन कौन सा प्लायर है वो देखो, कॉम्बिनेशन प्लायर नहीं, वो संयुक्त प्लायर होता है, मैंने दिखाया भी था आपको। ठीक है। तो राउंड नोज प्लायर वो गोल होता है, हुक इस टाइप से उसकी नोक होती है, हुक बनाने के लिए या लूप बनाने के लिए यूज किया जाता है। फ्लैट नोज प्लायर, फ्लैट आगे का ये फ्लैट होता, पतला होता नहीं है, बच गया साइड कटिंग प्लायर। साइड कटिंग प्लायर यहाँ पे बस काटने के लिए यूज किया जाता है, साइड कटिंग प्लायर, तिरछा कटिंग प्लायर या डायगोनल कटिंग प्लायर। ठीक है। इसको डायगोनल कटिंग प्लायर भी बोल देते हैं, डायगोनल कटिंग प्लायर। ठीक है। निम्न चित्र में किस टूल को दर्शाया गया है, इस टूल को क्या कहा जाता है, ये हमारा लग लगाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। यहाँ पे डाल के इससे दबा दिया जाता है और ये टाइट कर देता है, पीस देता है। ठीक है। टर्मिनलों को, या थिम्बल जो होती है उसको, क्रिम्पिंग टूल है ये हमारा। कोई भी छोटे छोटे लग भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। थिम्बल हमारी काफ़ी बड़ी हो जाती है, इतनी से स्टार्ट हो जाती है, इतनी मोटी तक आती है। ठीक है। हमारे उसमें डिपार्टमेंट में वैसे तो काफ़ी बड़ी बड़ी भी होती है, काफ़ी छोटी भी होती है। तो ये हमारा है क्रिम्पिंग टूल। ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये हैमर देख लीजिए, ये पिन मैं बताया था ना, पिन के आधार पर डिसाइड करते हैं कि हैमर कौन सा है। ये पिन से डिसाइड करो, ये बीच में गैप है। ठीक है। इसके बीच में गैप है, इस गैप में कीलो को अंदर लेके और ऐसे खींच लेते बाहर, तो क्लो हैमर ही। लकड़ी हैमर कौन सा था, मेलेट। ठीक है। आधा किलो का, 1 किलो का होता है लगभग सामान्य, तो 47 क्वेश्चन हो गए। 48वां, निम्न चित्र में किस टूल को दर्शाया गया है, ये खाने खाने से दिख रहे हैं ना, ये है फाइल, रेती के ये उभरे हुए भाग होते हैं। ठीक है। ऐसे उनमें कट होती, रफ फाइल, स्मूथ फाइल, सिंगल कट फाइल, रास्प कट फाइल, कौन सी फाइल है, देखो मोटे मोटे दांते से है ना, ज्यादा गैप है तो रफ फाइल है। ठीक है। रफ फाइल। निम्न चित्र में से किस टूल को दर्शाया गया है, ये, अब ये फाइल कौन सी है, एक साइड दांते हैं तो सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल दोनों साइड दांते होते तो एक साइड 70 का और एक साइड 50 से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए दांते होते तो। ठीक है। तो सिंगल कट फाइल। विद्युत विभव यानी कि वोल्टेज, विद्युत विभव की उपस्थिति दर्शाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, वोल्टेज चेक करने के लिए सीधा सीधा है, फेज टेस्टर, वायर स्ट्रिपर, क्लो हैमर, वायर गेज। देखो क्लो हैमर का कोई यूज नहीं है, लकड़ी से कीले निकालने के लिए यूज किया जाता है। वायर गेज, वायर को नापते हैं। वायर स्ट्रिपर, इससे तार को छीलते हैं। ठीक है। फेज टेस्टर, इससे पता करते हैं। और मैक्सिमम कितने वोल्टेज चेक कर सकता है ये, 500 वोल्टेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे कार्यों में काटने, मरोड़ने, जकड़ने, पकड़ने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है, काटने, मरोड़ने, जकड़ने, पकड़ने, लगभग सारे काम आ गए तो कॉम्बिनेशन हो गया, तो कॉम्बिनेशन प्लायर। आंसर ए इज द करेक्ट। स्क्राइबर खालिस्तान के बने होते हैं, स्क्राइबर किसके बने होते हैं,
सब्सक्राइबर तो होते हैं इंसान, ठीक है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर बनोगे तो आपको कहलाया जाएगा सब्सक्राइबर। और ये पूछा है स्क्राइबर, तो स्क्राइबर पेंसिल की तरह यूज होने वाला पदार्थ होता है। स्क्राइबर ढलवा लोहे से बना जाता है, माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, पित्तल। हाई कार्बन स्टील से स्क्राइबर बनाया जाता है, जो पेंसिल की तरह यूज किया जाता है मार्किंग टूल में, तो हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है स्क्राइबर। लकड़ी के हैमर को खालिस्तान कहा जाता है। आ गया ना, ये पूछ रहा था लकड़ी का हैमर को क्या कहा जाता है? मैलेट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मैलेट। 54 क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा स्थायी मार्किंग का कार्य संपन्न किया जाता है? स्थायी मार्किंग का कार्य संपन्न किया जाता है किसके द्वारा? पंच। गांव में कोई भी फैसला है वो सरपंच लेता है, ठीक है, उससे पहले कौन लेता है? पंच लेता है। तो इसी तरह स्थायी मार्किंग का कार्य कोई संपन्न करना है, कोई फैसला क्लियर करना है कि हाँ कौन सा होगा, तो सरपंच टाइप या पंच टाइप का यूज किया जाता है, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। पंच से स्थायी मार्किंग का कार्य संपन्न किया जाता है। निम्न में से कौन से प्रकार रेती के ग्रेड के अनुसार है? ग्रेड के अनुसार फाइल कितने टाइप की थी? काफी टाइप की थी काफी टाइप की थी, वो उनको बांटा गया था अलग अलग उस हिसाब से कि कोई ग्रेड के हिसाब से बांटी गई है, ठीक है। ग्रेड कट के हिसाब से, ठीक है, शेप के हिसाब से। ग्रेड के हिसाब से 5 टाइप की, कट के हिसाब से 4 टाइप की, शेप के हिसाब से भी 4 टाइप की, ठीक है। तो निम्न में से कौन से प्रकार रेती के ग्रेड के अनुसार है? देखो, सिंगल कट, रास्प कट। कट आ गया तो ये कटिंग के आधार पर थी, कट के आधार पर थी, तो ये दोनों तो नहीं होंगी, ठीक है, ये दोनों तो कट गई। डेड स्मूथ, हाफ राउंड, राउंड गोलाई, तो ये होगी शेप के आधार पर, तो डेड स्मूथ हमारा बच गया ग्रेड के हिसाब से, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टील रूल है ये, स्टील गलत लगा दिया। स्टील रूल द्वारा मापा जा सकने वाला अल्पतमांक मान है, यानी कि न्यूनतम कितना माप सकता है वो बताया था 0.5 mm, ये माप सकता है। और ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन में, तो इसको ध्यान रखना। स्टील रूल यानी इस्पात रूल से 0.5 mm न्यूनतम मान को हम बहुत ही क्या कहते हैं उसे, एक्यूरेसी के साथ माप सकते हैं, शुद्धता के साथ, ठीक है। केवल एक तरफ घूर्णन में कास्ट सामग्रियों में ड्रिल करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? केवल एक तरफ घूर्णन यानी कि एक ही तरफ रोटेट होता रहे, वो एक ही तरफ घूमता रहे ऐसे, ठीक है। एक रैचेट ब्रेस होता है, ये आ गया। घूर्णन कास्ट सामग्रियों में ड्रिल करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? रैचेट ब्रेस। रैचेट ब्रेस ऐसे होता है, पकड़ के और ऊपर से दाब दी जाती है, एक अंदर हैंडल सा होता है, उसको ऐसे ऐसे घुमाया जाता है, तो एक साइड घुमाया जाता है, उससे छेद हो जाता है, ठीक है। रैचेट ब्रेस इज द करेक्ट आंसर, बी। एक तरफ घूर्णन में रैचेट ब्रेस याद रखना, बस सीधी सी बात। ड्रिल बिट दोनों कार्य करती है, इस तरफ भी घूमती है, इस तरफ ऐसे ऐसे घूमती है और ऐसे भी घूमती है वापस, ठीक है, दोनों टाइप में। तभी तो उससे ड्रिल बिट से पेच भी कसे जाते हैं, यूज किए जाते हैं, ठीक है। 57 क्वेश्चन हो गए हमारे। नेक्स्ट ये रहा, इसमें तो चित्र ही चित्र है। फोल्डिंग टूल के अंतर्गत निम्न में से कौन सा औजार आता है? फोल्डिंग टूल मोड़ने के लिए जी क्लैंप, वाइज, पाइप कटर, स्टील रूल। स्टील रूल मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। पाइप कटर पाइप काटने के लिए यूज किया जाता है, वाइज पकड़ने के लिए यूज किया जाता है, तो फोल्डिंग के लिए जी क्लैंप हो गया। अब आप पूछोगे जी क्लैंप तो पढ़ाया है नहीं, जी क्लैंप नहीं पढ़ाया, लेकिन आपको ये चीजें तो बता दी। पाइप कटर जो भी है, कटर का कार्य काटना होता है। स्टील रूल वो उसको नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, मापक टूल है हमारा, मापक औजार है।
वाइज पकड़ने के लिए, जबड़ा सा होता है वाइज पकड़ने के लिए जॉब को, ठीक है। तो फोल्डिंग के लिए किसका यूज किया जाएगा, मोड़ने के लिए जी क्लैंप का, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो। डायगोनल कटिंग प्लायर का अन्य नाम क्या है? डायगोनल कटिंग प्लायर मैंने बताया है बहुत बार, कोशिश करो। एंड कटिंग प्लायर, राउंड नोज प्लायर, फ्लैट नोज प्लायर, साइड कटिंग प्लायर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। साइड कटिंग प्लायर को डायगोनल कटिंग प्लायर बोलते हैं, तिरछा कटिंग प्लायर डायगोनल कटिंग प्लायर, ठीक है। निम्न में से किस रेती का उपयोग, मैं इसलिए तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में करा रहा हूं ताकि साइड कटिंग प्लायर आ जाए या तिरछा कटिंग प्लायर आ जाए, तो दोनों में आंसर आप लगा दीजिए अच्छे से, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाया जा रहा है कि एक लैंग्वेज में याद ना रहे, किसी को इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आए, किसी को हिंदी में। और कुछ कुछ चीज़ें होती भी है, जैसे करंट, करंट को हिंदी में क्या कहते हैं, आवेश, लेकिन आवेश से कोई जानता नहीं है, करंट लग गया बड़े बूढ़े भी जान जाएंगे, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस तरीके से सही रहेगा। साइड कटिंग प्लायर आ जाए तो भी आंसर लगा देना है, और तिरछा कटिंग प्लायर आ गया तब भी, ठीक है। निम्न में से किस रेती का उपयोग अधिक मात्रा में धातु रेतने के लिए किया जाता है? बास्टर्ड रेती, डबल कट रेती, डेड स्मूथ रेती, रफ रेती। निम्न में से किस रेती का उपयोग अधिक मात्रा में धातु को रेतने के लिए किया जाता है? अधिक मात्रा में, ज्यादा। डेड स्मूथ होती है अच्छी फिनिशिंग के लिए। डबल कट ये भी कट के आधार पर होगी, ठीक है, नॉर्मल करने में। रफ रेती ये भी होगी। बास्टर्ड रेती से अधिक धातु को एक बार में रेता जाता है, ठीक है, बास्टर्ड से, ठीक है। निम्न में चित्र में किस टूल को दर्शाया गया है? ये कौन सा टूल है? रेती है, ठीक है, इसमें ये छेद से और, ठीक है, तो रास्प कट फाइल है। ये मेरे पास रखी थी पर अभी है नहीं दिखाता मैं। रास्प कट फाइल, ठीक है, ये रास्प कट फाइल है भाई। डबल कट फाइल होती तो उसमें डबल साइडेड वे ऐसे ऐसे दांते होते हैं, ठीक है। सिंगल कट फाइल होती है, एक साइड होते हैं। कवर कट में गोलाई होती, लेकिन ये दांते से निकल रहे हैं ना, तो रास्प कट फाइल। निम्न चित्र में किस टूल को दर्शाया गया है? ये ऐसे प्रकार टाइप का कैलिपर हो गया हमारा, ठीक है। इसमें माप रहा है, ये माप रहा है किसका, बाहरी क्षेत्र को माप रहा है या अंदर के क्षेत्र को माप रहा है, तो उससे हम डिसाइड करेंगे। कैलिपर तो है, ठीक है, डिवाइडर नहीं है, ये कैलिपर है। डिवाइडर होता तो उसमें पेंसिल लगी होती, ठीक है, लेकिन ये दोनों पिन टाइप में है तो कैलिपर है। कैलिपर अब कौन सा है, ओड लेग कैलिपर या आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर? ओड लेग कैलिपर कौन सा, जेनी कैलिपर को बोल रहा है, जेनी कैलिपर। ओड लेग कैलिपर जेनी कैलिपर को बोल रहा है। इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर। आंतरिक माप रहा है तो इनसाइड कैलिपर होगा, आंतरिक कैलिपर होगा, ठीक है। अगर बाहर के नापता तो आउटसाइड कैलिपर होता, और समांतर रेखा खींच रहा होता तो जेनी कैलिपर या ओड लेग कैलिपर होता। और कौन कौन से नाम है, हेर्मोफेरोडाइट, फेरोडाइट कैलिपर, ठीक है। इस टाइप से कोई भी आ जाए, ओड लेग कैलिपर, जेनी कैलिपर, हेर्मोफेरोडाइट कैलिपर, तो समझ जाना कौन सा है। चित्र में प्रदर्शित फाइल के भाग एक्स का नाम क्या है? बताओ एक्स का नाम। एज, टैग, शोल्डर, हील। ये हील वाला हिस्सा होता है, ये पॉइंट, ये हिस्सा होता है पॉइंट से हील तक की डिस्टेंस, हील, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट से ये हील, इसकी डिस्टेंस से मापा जाता है। हाँ ये पॉइंट है, सॉरी अगर पहले गलत बता दिया तो ध्यान रखना, ये पॉइंट, ठीक है, और ये हील, इस डिस्टेंस से फाइल की आकार को मापा जाता है, ठीक है। एक्स ये हील है और ये पॉइंट है। निम्न चित्र में किस टूल को दर्शाया गया है?
देखा आ गया ना, समांतर रेखा खींचते हुए अगर ऐसी पिन टाइप में हो तो। अब ये जॉब है, जॉब की समांतर रेखा खींच रहा है, कौन सा कैलिपर होगा? आउटसाइड कैलिपर, फर्म जॉइंट कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर है, ओड लेग कैलिपर, हेर्मोफेरेडाइट कैलिपर है ये। ठीक है, ऑप्शन ए। निम्न चित्र में किस टूल को दर्शाया गया? ये किस टूल को दर्शाया गया? क्लो हैमर, टैक हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर। क्लो हैमर नहीं है, उसके पीछे ऐसे किले से थे। ठीक है, और क्रॉस पिन हैमर भी नहीं है, उसके पीछे ऐसे था। ठीक है, स्ट्रेट पिन हैमर भी नहीं है, टैक हैमर है ये। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। टैक हैमर, हल्का हैमर जो होता है हमारा, टैक हैमर सबसे वो। चित्र में प्रदर्शित टूल का उपयोग है। इस टूल का उपयोग ये है वायर गेज, तार गेज। तो तार गेज का उपयोग किया जाता है किसमें? जॉब की आंतरिक त्रिज्या को मापने के लिए। रेडियस गेज, सॉरी तार गेज कह रहा मैं, रेडियस गेज है ये, त्रिज्या गेज। ठीक है, तो त्रिज्या की जांच करने के लिए किया जाता है। त्रिज्या एक ही में आ रहा है, तो जॉब की आंतरिक त्रिज्या को मापने के लिए ये त्रिज्या गेज का उपयोग किया जाता है। वायर गेज तो दूसरा होता है, त्रिज्या गेज है ये, सॉरी। ठीक है, 67वां छेनी के चिन्हित कोण एक्स का नाम है। छेनी जो चीजल है हमारी, उसके ये भाग जो होता है, यहाँ तक तो ऐसा होता है, ये फिर जो छीलने वाला जो काटने वाला भाग होता है ये आगे का होता है। तो इसके ये भाग को क्या कहा जाता है? एक्स के ये भाग को पॉइंट कहा जाता है, पॉइंट कोण। इस एंगल को पॉइंट एंगल। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो ये रहा, चित्र में प्रदर्शित ड्रिल बिट का नाम है। कौन सी बिट है? टेपर शेंक बिट ये है। फ्लैट बिट होती तो सीधी होती, काउंटर शेंक बिट होती अलग होती, स्ट्रेट शेंक बिट वो भी सीधी होती। ठीक है, टेपर शेंक बिट ज्यादातर ये यूज होती है हमारे कार्यों में, ड्रिल बिट के कार्यों में। ठीक है, और ये जो हिस्सा होता है ये शेंक कहलाता है, जो ड्रिल के द्वारा पकड़ा जाता है, मशीन के द्वारा पकड़ा जाता है। ठीक है, 68 क्वेश्चन हो गए, कुछ रह गए, ये और देख लीजिए। पिंसर का उपयोग है। पिंसर का उपयोग किस लिए किया जाता है? पिन को निकालने के लिए, लकड़ी से पिन निकालना। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, छोटी वस्तु जॉब के बाहरी किनारों पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? अभी बताया था ना, जॉब के, देखो जॉब के बाहरी किनारों पर समांतर रेखा खींचने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? तो ये कौन सा कैलिपर था? जेनी कैलिपर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जेनी कैलिपर ही आता ज्यादातर पूछा जाता है। वो आंतरिक कैलिपर के बारे में, बाह्य कैलिपर के बारे में बहुत कम पूछा जाता है, जेनी कैलिपर के बारे में ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा लगभग जेनी कैलिपर का आएगा, लेकिन इतना याद रखना, अंदर की अगर त्रिज्या कोई माप रहा है, अंदर की जो डिस्टेंस माप रहा है तो आंतरिक कैलिपर होगा, बाहर की माप रहा है तो बाह्य कैलिपर होगा। ठीक है, सिर्फ ये याद रखना है। और बाकी समांतर रेखा खींचने के लिए जेनी कैलिपर का उपयोग किया जाता है। जेनी कैलिपर के नाम अलग अलग हो सकते हैं, ओड लेग कैलिपर और हेर्मोफेरेडाइट कैलिपर, इस टाइप से। ठीक है, तो घबराना नहीं है, सोच समझ के आंसर दे देना। किस प्रकार के नोज का उपयोग जॉब को 90 डिग्री का बैंड देने के लिए किया जाता है? 90 डिग्री का बैंड देने के लिए साइलेंट नोज, स्ट्रेट नोज, स्क्वायर नोज। वी नोज जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो वी नोज ए इज द करेक्ट आंसर। किस प्रकार के नोज का उपयोग 90 डिग्री का बैंड देने के लिए किया जाता है? वी नोज का उपयोग। ठीक है, मोर्ट्रीज छेनी, मोर्ट्रीज छेनी, ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मोर्ट्रीज छेनी। मोर्ट्रीज छेनी का उपयोग लकड़ी में एक सामान्य छेनी की तरह किया जाता है। लकड़ी में आयताकार छेद बनाने के लिए किया जाता है, लकड़ी को छीलना व उसको फिनिशिंग देने के लिए,
लकड़ी के किनारों को साफ करने के लिए। मोटरी छेनी, मोटरी छेनी लकड़ी में यह एक सामान्य छेनी की तरह उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मोटरी छेनी लकड़ी में एक सामान्य छेनी की तरह काम किया जाता है, काम में ली जाती है। सीट कार्यों यानी कि धातु सीट कार्यों में हेम फोल्डिंग का उपयोग क्या उद्देश्य है? हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है? धातु सीट कार्यों में हेम फोल्डिंग मतलब उनको मोड़ना। ठीक है, हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है? चौकोर बॉक्स बनाने में मदद करता है ना, फोल्ड करेंगे तो गोल भी हो जाएगी, जरूरी थोड़ी चौकोर भी बने। धातु सीट को आसानी से मोड़ने में मदद करता है, सीट को क्षति होने से बचाता है। उपरोक्त सभी आएगा। क्षति से बचाने के लिए भी, आसानी से मोड़ने के लिए भी, और चौकोर बनाने के लिए। आसानी से मोड़ने के लिए तो है फोल्डिंग, थोड़ा डाउट में है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, मैं बताऊंगा, बाद में बताता हूँ। चीजल का उपयोग जोड़ों को छीनने व उनको फिनिशिंग देने के लिए प्रयोग किया, सामान्य चीजल की तरह प्रयोग किया जाता है। लकड़ी में आयताकार छेद बनाना, लकड़ी में किनारों को साफ करना। चीजल का उपयोग क्या होता है? जोड़ों को छीलना या वह उनको फिनिशिंग देना, सामान्य चीजल की तरह प्रयोग करना, लकड़ी में आयताकार छेद बनाना, लकड़ी में किनारों को साफ करना। चीजल छेनी का उपयोग छीलने के लिए वह उसको फिनिशिंग देने के लिए। ऑप्शन ए आ जाएगा, फिनिशिंग देने के लिए और छीलने के लिए चीजल का उपयोग किया जाता है, छेनी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लकड़ी की आंतरिक कटिंग में किस प्रकार की कटिंग एंड शो प्रयोग की जाती है? आंतरिक कटिंग में, आंतरिक जो अंदर की कटिंग होती है ना, उसमें कंपास शो, कोपिंग शो, की होल शो, और की होल शो आएगा आंसर इसका। की होल शो से आंतरिक कटिंग, जो अंदर की कटिंग होती है ना, जैसे किसी भी पदार्थ है उसके अंदर कटिंग करनी है तो पतली सी एक आरी होती है की होल शो, उसमें डाल के हल्की हल्की कटिंग करके कर देते हैं। ठीक है, चेन ड्रिलिंग के बाद धातु को अलग करने के लिए किस प्रकार की छेनी का उपयोग किया जाता है? चेन ड्रिलिंग के बाद धातु को अलग करने के लिए किस प्रकार की छेनी का उपयोग किया जाता है? लास्ट की हमारी जो छेनी थी ना, वेब छेनी, उसी का उपयोग हम अतिरिक्त पदार्थ को हटाने के लिए करते हैं। ठीक है, और जो ये हमारा क्वेश्चन था ना, ये मोटरेज छेनी जो थी हमारी, वो लकड़ी में आयताकार छेद बनाने के लिए उपयोग की जाती थी। और ये हमारी फर्मर चीजल, ये कट रहा है उसकी वजह से समझ में नहीं आ रहा। फर्मर छेनी याद आ गया। फर्मर छेनी का उपयोग किस लिए किया जाता है? सामान्य चीजल की तरह प्रयोग किया जाता है इसका। ठीक है, ये नहीं आएगा, मिटा देते हैं इसको। और हाँ, ये भी। मोटरी छेनी का उपयोग आयताकार बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, मोटरीज छेनी का उपयोग आयताकार छेद करने के लिए, और जो फर्मर छेनी होती है
इसका उपयोग सामान्य छेनी की तरह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, सॉरी उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया क्योंकि ये बीच में एक मिट रहा है। अब मैं तो कोशिश की थी मुझे जितना हो सके, पर उसमें मिटा हुआ था तो मैं क्या करता, जैसे जैसे मिला वैसे ही। ठीक है, ये इसमें फर्मर चीजर पूछा गया है। फर्मर चीजर का उपयोग सामान्य छेनी की तरह प्रयोग किया जाता है, और जो मोटरी छेनी का उपयोग वो आयताकार छेद करने के लिए उपयोग की जाती है। की होल छेनी आंतरिक कटिंग में, लकड़ी की आंतरिक कटिंग में की होल छेनी, की होल सो का प्रयोग किया जाता है। सो माने आरी, की होल आरी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चेन ड्रिलिंग के बाद धातु को अलग करने के लिए किस प्रकार की छेनी का उपयोग किया जाता है? वेब छेनी का। ठीक है, वेब छेनी से अतिरिक्त पदार्थ हटाया जाता है। चित्र में प्रदर्शित टूल का उपयोग है, फिर से वही आ गया, क्लो हैमर। ठीक है, क्लो हैमर का उपयोग लकड़ी से किलो को निकालने के लिए, ऑप्शन बी। और धातुओं में ड्रिल करने से पहले गाइड होल बनाने के लिए वह किस औजार का उपयोग किया जाता है? देखो, धातुओं में पूछ रहा है ना, तब अलग आंसर होगा, और लकड़ी में पूछता है तो अलग होता है। लकड़ी में पूछता है तो पोकर होता है, लेकिन धातुओं में पूछ रहा है तो सेंटर पंच आएगा। ठीक है, इतना ही फर्क है। लकड़ी में पूछता तो लकड़ी में छेद से पूर्व खांचा बनाने के लिए या गाइड होल करने के लिए तो पोकर आता। अब पूछ रहा धातुओं में, धातुओं में सेंटर पंच आएगा गाइड होल बनाने के लिए। ठीक है, एक छेनी का अनुप्रस्था काट प्राय होता है। एक छेनी का अनुप्रस्था प्राय होता है, यानी कि कितने टाइप का, कितने एंगल में होती है वो? अष्टभुज टाइप की होती है। ठीक है, अष्टभुजाकार की होती है काट प्राय। तो ये हमारे क्वेश्चन थे जिससे आपको चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। एक छेनी का अनुप्रस्थ काट प्राय अष्टभुजाकार का होता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था। नाउ नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे कल अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच, कैरी ऑन, गुड लक।